नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। ये कहानी मेरी 15 वर्ष की उम्र में लिखी गई सबसे पहली कहानी है। शायद थोड़ी बचकानी ज़रूर लगेगी, पर फिर भी मुझे ये पसंद है। आपको सुनाने से अपने आप को रोक नहीं पा रही। उसी दृष्टिकोण से इसे देखिएगा और सुनिएगा कि एक 15 वर्ष की लड़की ने ये कहानी लिखी है। कहानी का नाम है सपने। नीलू, खेलने नहीं चलेगी क्या? नहीं चलूंगी, जा। क्यों नीलू, क्या बात है? न तो मैंने तेरा गुड्डा तोड़ा है और न ही गुड़िया की फ्रॉक फाड़ी है। क्यों नहीं खेलने चलती नीलू? चल ना, राजू मनोहार के स्वर में बोला। ओ, तूने कल मेरा घर औंधा क्यों तोड़ दिया था? नीलू ने मुंह फुलाए फुलाए ही जवाब दिया। वो तो तुमने नहीं कहा था ये पाकिस्तान का पुल है, तो मैंने उड़ा दिया उसे, और फिर तुमने भी तो मेरी उंगली काट दी थी, उसका कुछ नहीं। वाह जी, वो तो तू कह रहा था तेरी उंगली में दर्द है, तो मैंने ऑपरेशन कर दिया। पास ही खड़े बच्चों के पिता राधाचरण और कालीचरण उनकी बातों का लुत्फ ले रहे थे। अचानक ही राधाचरण जी ने आगे बढ़कर नीलू को गोद में उठा लिया। बेटे, सचमुच तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, और राजू बेटे तुम सैनिक, और फिर सचमुच दुश्मनों के पुल का सफाया कर देना, और तू सचमुच क्या ऑपरेशन। कालीचरण आगे बढ़कर बोले। नीलू राधा चाचा की गोद से उतरकर खेल में मग्न हो गई। बच्चे झगड़े की बातें भूल चुके थे और खेलते खेलते दूर निकल गए थे, पर दोनों के पिता अभी तक वहीं खड़े मंत्रमुग्ध से उन्हें निहार रहे थे। उनकी उज्ज्वल आंखों में उन्हें भविष्य के सुंदर सपने साकार होते नजर आ रहे थे। काली बाबू, न जाने मेरा ये स्वप्न पूरा होगा भी या नहीं। राधाचरण जी मुड़ते हुए बोले। जीवन की बहुत बड़ी साध है। राजेश को अपने हाथों सैनिक की वर्दी पहनाओ। मैंने तो सारी उम्र तिजोरी भरने में ही बिताई, पर अपने पापों का बोझ इसे देश सेवा में लगाकर कुछ हल्का कर सकूंगा। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी राधा बाबू। क्या जाने, ईश्वर की गति ईश्वर जाने। और राधाचरण जी की आवाज रुंध गई। पर काल का चक्र किसी को नहीं देखता। वह तो अपने अचूक बाण छोड़ता चला जाता है, चाहे किसी का बाग उजड़ जाए या माली बिछड़ जाए। और ऐसा ही बाण राधाचरण की दुनिया में भी आ लगा। राधा बाबू मृत्युशैया पर पड़े अंतिम सांसें गिन रहे थे। राजेश, नीलम सब सिसक रहे थे, और कालीचरण जी पास ही सिर झुकाए अपने अभिन्न मित्र को अपने से दूर होते देख रहे थे। काली, राधा बाबू क्षीण स्वर में बोले, अपनी इच्छा को अपने जीवन काल में तो पूरा होते नहीं देख पाया, अब तो तुझ पर ही। और उनकी सांस रुकने लगी। तुम चिंता न करो राधा बाबू, चिंता न करो। शायद कालीचरण जी के ये शब्द राधा बाबू के कानों में पड़ गए थे। एक खून की उल्टी उन्हें हुई, और चेहरे पर अपूर्व शांति लिए उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। माली के बिछुड़ने से चमन वीरान तो नहीं होता। समय की नदी तो बहती रहती है। साथ चलने वाले किनारे पर पहुंच जाते हैं, और पीछे रहने वाले भंवरों में डूब कर रह जाते हैं। समय बीतता गया। राजेश और नीलम भी बचपन की दीवारें लांघकर यौवन की मंजिल तक आ पहुंचे। बचपन के स्नेह ने न जाने कब प्रणय का रूप ले लिया। दोनों के सपने अब एक थे। नीलम का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया था, और राजेश फौजी ट्रेनिंग ले रहा था। समय कब बीत जाता था पता ही न चलता, और यूं ही अपनी अपनी पढ़ाई करते, भविष्य के सपने देखते, दोनों अपनी अपनी मंजिल के नज़दीक तक पहुंच गए। माँ देखो तो, राजेश इस ड्रेस में कितना अच्छा लग रहा है। सच राजेश, इतने अच्छे लग रहे हो। आज न चाचा हैं न पिताजी, होते तो तुम्हें देखकर इतना खुश होते। सचमुच इतने। अच्छा, अब तारीफ बाद में करना, गाड़ी का टाइम हो रहा है।
राजेश माँ के चरणों में झुकता हुआ बोला। नजरें उठाई तो नीलम आरती लिए खड़ी थी। तिलक लगाते हुए नीलम के हाथ कांप उठे। मुस्कुराहटें अपने पीछे पलकों से छलकते आंसू न छिपा सकी। ये क्या नीलू, इन आंखों में आंसू, ऐसे विदा करोगी मुझे? खुशी के अतिरेक में भी आंसू आ जाते हैं राजे, रोकते रोकते भी जैसे बांध फूटी पड़ा। सिसकती हुई नीलम को थाम कर राजेश बोल उठा, चल पगली, ये रोना धोना बंद कर, हंसो तो जरा। नीलू, तुम्हारी ही प्रेरणा पाकर तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सच नीलू। नीलम ने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए एक पूरा लड्डू राजेश के मुंह में ठूस दिया। अरे रे, ये क्या क्या, कहते कहते राजेश खिलखिला पड़ा। राजेश और नीलम की हंसी में पीछे खड़ी माँ की हंसी भी सम्मिलित हो गई। खट खट खट, दरवाजे पर आहट सुन नीलम चौंक उठी। इस समय कौन होगा? राजेश, तुम? राजेश को सामने पा उसका आश्चर्य चरम सीमा पर पहुंच गया। नीलम, ये क्या हालत बना ली तुमने इन 10 दिनों में? अरे कुछ नहीं, पर तुम बताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? 2 महीने से पहले तो तुम्हें छुट्टी भी नहीं मिल सकती थी। सामने से आती हुई माँ भी राजेश को देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। बेटा तुम? हाँ माँ, छुट्टी लेकर आया हूँ। राजेश अभी और प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता था। माँ भी जैसे कुछ कुछ समझकर चुप ही रह गई। सुहानी शाम थी और मधुमालती की बेल के निकट पड़ी बेंच पर बैठे राजेश और नीलम वार्तालाप में मग्न थे। नीलू, सच ये 10 दिन मैंने कैसे गुजारे तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे बिना मुझे रहना ही नहीं आता नीलम। सोचता हूँ इस नौकरी से इस्तीफा दे दूं। शादी करके भी तुम्हें वहाँ ले तो जा नहीं सकता। और फिर पिताजी काफ़ी दान पुण्य के बाद भी मेरे लिए बहुत सी संपत्ति छोड़ गए हैं। यहीं कोई बिजनेस शुरू कर लूँगा और फिर हम एक सुंदर सा घर बसाएंगे। हमारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। अचानक ही कालबेल की आवाज़ से राजेश रुक गया। ओ नीलम, वो राजन आया होगा। आज हमारी एक पार्टी है, शायद रात हो जाए। माँ से कह देना चिंता न करें। राजेश तो इतना कहकर चला गया, पर उसके शब्द अभी भी नीलम के कानों में गूंज रहे थे। हमारे सारे सपने साकार हो जाएंगे, हमारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। पर ये क्या, ये किसकी आवाज़ है? ये राजेश की तो नहीं? नीलू बेटा, न तो राधा ही और न मैं ही अपने सपनों का साकार रूप देख पाए। राधाचरण तो पहले ही हमें छोड़ गए, पर अब मैं भी जा रहा हूँ। पर मुझे तुझ पर और तेरी माँ पर पूरा विश्वास है। मैं मानता हूँ नारी के प्यार में पुरुष के शासन से अधिक क्षमता होती है। देख बेटी, देख, राधा बाबू के सपने अधूरे न रह जाएं, उनको दिया वचन अधूरा न रहे। नहीं 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 पिताजी, नीलम जैसे तंद्रा से चौंक उठी। वह अपने सपनों की बात भूल चुकी थी। वह अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। पिताजी, वचन कभी अधूरा नहीं रहेगा, कभी नहीं। नारी अपने प्यार की कुर्बानी देकर भी उसकी महत्ता को कम नहीं होने देगी। और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमक उठा। माँ, वह बाग से ही आवाज़ देती हुई अंदर भागी। माँ, वह जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया था ना, उस गांव के लिए। हाँ हाँ बेटा, पर तू तो वहाँ नहीं जाने वाली थी ना? हाँ माँ, प्लीज़ प्लीज़, आखिर गाड़ी जाने में बहुत कम समय शेष है। तुम खुद सब समझ जाओगी माँ, जल्दी से मेरी जाने की तैयारी करवा दो। नीलम राजेश की टेबल पर जा पहुंची। राजेश कुछ लिखते लिखते पेन खुला ही छोड़ गया था। कागज बिखर रहे थे। नीलम के मस्तिष्क में कभी बहुत पहले किसी किताब में पढ़ी पंक्तियां उभर आईं और उसके कांपते हाथों ने उन्हें कागज पर अंकित कर दिया। नीलम, माँ, नीलम कहाँ गई? मैंने अपना इस्तीफ़ा लिख तो लिया था, अब उसे पोस्ट कर देता हूँ। पर माँ, ये गई कहाँ है? वो तो चली गई बेटा। कहाँ चली गई? स्वाति के यहाँ गई है क्या? नहीं बेटा, वह तो सीरजपुर चली गई। सीरजपुर?
क्या? क्यों? माँ जाते वक्त कुछ कह नहीं गई? नहीं, माँ ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। राजेश को लगा उसका सर घूम रहा है और फिर कुछ ख्याल आते ही वह अपनी राइटिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रें न जाने क्या ढूंढ रही थी और उसने उसे पा भी लिया। पेपर वेट से दबा हुआ कागज का नन्हा टुकड़ा उसने धड़कते दिल से पढ़ना शुरू कर दिया। प्रेम से स्वर्ग मिलता है, किंतु उससे भी ऊंचा, उससे भी पवित्र एक स्थान है सेवा। प्रेम सभी कर सकते हैं, किंतु सेवा सभी नहीं कर सकते। प्रेम करना संसार का स्वभाव है, किंतु सेवा एक साधना है। प्रेम हृदय की सारी कोमल भावनाओं का सकुंचन है और सेवा उनका प्रसार। प्रेम में स्वयं लक्ष्य बनकर अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। सेवा में अपने को संसार का साधन बनाकर अपनी समस्त साधनाओं की तपोभूमि बना देना पड़ता है। प्रेम यज्ञ है, सेवा तपस्या। प्रेम से केवल प्रियतम मिलता है और सेवा से ईश्वर। प्रेम मनुष्यत्व है, सेवा देवत्व। राजेश जिसे सब कुछ समझ गया, पास ही रखे इस्तीफे के लेटर के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह उड़ते हुए टुकड़े किसी के स्वप्नों के खंडहर थे तो किसी के स्वप्नों के महल के निर्माता भी। धन्यवाद।